अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर डट गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को खित्ते में अमन के लिए दुनिया भर से तनकीद का सामना है। इसी पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरों के असरात और उसके नताइज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ताजिक सदर से दो तरफ़ा मुलाकात में तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ आज़रबाईजान में सह-फ़रीक़ी इजलास में सदर इल्हाम अलीयॉफ ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। सह-फ़रीक़ी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की पानी रोकने की धमकियों का दो टोक जवाब देते हुए कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन और भारत की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं, भारत को ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उन्होंने दो टोकी मौक़िफ़ अपनाया है। अमरीकी सदर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने और सालिसी की पेशकश पर भारत में कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी पर उतरे और खित्ते के अमन को तबाह करने पर तुले भारत को अमरीका में एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाज़िया साहिबा, कहिएगा, जंग बंदी का मामला भी हो जाता है, मुज़ाकरात की बात की जाती है कि मुज़ाकरात किए जाएं, डोनाल्ड ट्रंप आए सालिसी का किरदार अदा करने के लिए, लेकिन भारत तो अब सालिसी भी नहीं मान रहा। तो अमेरिका को भी मायूसी हो रही है भारत से। किस कदर तनहा हो चुका है भारत? अब भारत इतना तनहा हो चुका है कि जितना मैं ये डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ अब इनका डेलीगेशन जा रहा है, वहाँ पे क्या इनको रिएक्शन मिल रहा है। ये जापान में गए हैं, इनसे कोई हाई प्रोफाइल बंदा नहीं मिला। ये वहाँ पे अपनी होटल के सामने खड़े होते हैं, एक तस्वीर लगाते हैं और उसके बाद किसी रिसर्च सेंटर से मिलके वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये फ्रांस गए हैं, वहाँ पे किसी मिनिस्टर ने, किसी उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने, इवन प्रेसिडेंट की तो दूर की बात है, कोई नहीं उनसे मिला। अभी तक ये रशिया गए हैं, वहां भी कोई हाई प्रोफाइल बंदा इनसे नहीं मिला। तो हर जगह पे जाके किसी एक रिसर्च सेंटर को या थिंक टैंक को पकड़ते हैं, वहां बैठकर ये अपना खानापुरी का लेक्चर, क्योंकि और कोई इनकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहा। और वहां बैठकर ये बताते हैं जी पाकिस्तान कितना बुरा मुल्क है, चार लोग बैठ के सुन लेते हैं और उसके बाद जितने मुल्कों में ये अभी तक गए हैं, किसी के मीडिया ने इनको कवरेज भी नहीं दी है। किसी के मीडिया ने इनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की है कि ये कौन लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये खैर सगाली के दौरों पे हैं या ये दुनिया को दहशतगर्दी से के बारे में बताने के लिए फिर रहे हैं। कोई रिपोर्ट नहीं है जितना मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन इसमें एक मुनाफकत और भी है। सारी दुनिया में ये जाके कह रहे हैं कि मुसलमानों से रिलेटेड जो दहशतगर्दी है उसको हमें काबू करना है। जब ये यूरोप की तरफ जाते हैं, इनका जो डेलीगेशन सऊदी अरेबिया गया है, वहां पे आप इनकी मुनाफकत देखें, वहां जाकर बयान देते हैं, वहां भी इनसे कोई हाई प्रोफाइल बंदा नहीं मिला। वहां पे इनकी मीटिंग हुई है फ्रेंड्स ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो इंडिया और सऊदी अरेबिया का एक क्लब है फ्रेंड्स के नाम से, वहां पे ये बैठ के इन्होंने बात की और कहा है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। तो आप अंदाजा करें कि ना तो इनकी स्टेटमेंट, एक हाथ क्या कह रहा है दूसरे हाथ को नहीं पता, ना इनकी स्टेटमेंट एक दूसरे से मिलती हैं, ना इनको पता है ये चूरन कौन सा बेचने के लिए निकले हुए हैं। ये एक ऐसा चूरन बेचने के लिए निकले हुए हैं जो कि बस स्टॉप्स पे आपने देखा होगा, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो जी जी, या आप मेरी उम्र की हो तो आपको कभी स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल वगैरह आने में इत्तेफाक हुआ हो, तो वहां पे कोई फकी फरोश होता है और वो पंजाबी में फकी बेच रहा होता है जी। और कह रहा होता है कि अख छुपाओ ते सुरमा है, मुंह छुपाओ ते फकी है। ये एक ऐसी फकी दुनिया को बेचने फिर रहे हैं एग्जैक्टली कि अब दुनिया हैरान है कि या तो कोई चीज जो है वो मैदे का इलाज कर सकती है या आंख का मोतिया दूर कर सकती है। ये कहीं पे आप जाके कह रहे हैं दहशतगर्दी का कोई मजहब ही नहीं होता, क्योंकि आपने ये बयान सऊदी अरेबिया में देना है और हैसियत एक मुसलमान मुल्क, वहां आप ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी सियासत का मीनार जो है वो मुसलमान दुश्मनी पे खड़ा हुआ है। और जब आप यूरोप में जाते हैं तो इतनी शर्मिंदगी और तन्हाई है। आप अगर इनको एक्सटेंसिवली फॉलो करें और फिर इनके मीडिया को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि इनकी बौखलाहट का जो आलम है कि एक बंदा जिसने आई डोंट नो, कहते हैं कोई 900 के करीब दौरे किए हैं मोदी ने पूरी दुनिया के अपने, और उसके जयशंकर ने हजारों की तादाद में डिप्लोमेटिक विजिट किए हुए हैं, दोनों मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। और मोदी इस वक्त अपने ही मुल्क के अंदर रोड मार्च करता फिर रहा है, जिसमें हाई सिक्योरिटी में वो सिर्फ सड़कों पे निकलता है, हाथ हिलाता है और लोग जो हैं उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। और जिसमें एक शर्मनाक वाकया ये हुआ है कि जो इनकी जो
कर्नल सूफिया कुरैशी थी, जब ये उसके शहर से गुजरे हैं, तो ये फौजियों, शहीदों और उनकी फैमिलियों और बेवाओं को कह रहे हैं कि खड़े होकर मोदी पे फूल बरसाएं। और इस पे इतना ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा है कि आप एक अपनी डेकोरेटेड ऑफिसर की फैमिली को इनवाइट कर लिया, सड़क पे खड़ा किया कर्नल सूफिया कुरैशी की फैमिली को, और उसे कहा कि मोदी जब गुजरे तो उस पे फूल बरसाओ। तो आप ये देखें कि इसमें कितनी एब्सर्डिटी है ये। क्योंकि शाहज़ा साहिबा उनके हवाले से भी सुनने में आ रहा था ना कि उन्होंने उनको तासुर अब ये दिया जा रहा है कि वो सोफिया इसके भी खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद काफ़ी बार ये भी कहा गया, पाकिस्तान से भी आवाज़ें उठ रही थी कि इन्होंने एडमिट किया है कि सीज़ फायर पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने कहा है कि सीज़ फायर करवाई जाए। और उसके बाद हम देख रहे थे कि उनके खिलाफ भी इंडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा था। तो क्या इसी वजह से उनके साथ ये सलूक भी हो रहा है? नहीं, उनके खिलाफ जो प्रोपोगेंडा हो रहा था वो तो हिंदुत्व के लोग हैं ना, वो जो आरएसएस के लोग जिन्होंने आज अलीगढ़ में 4 मुसलमानों को पीट पीट के उनको मौत के करीब पहुंचा दिया है, कि स्टेट को फिर इंटरवीन करना पड़ा है और बयान देने पड़े हैं कि वो लोग गाय का गोश्त बेच रहे थे। ये तो डेली बेसिस पे ये वो लोग हैं जो कि गुंडे और बदमाश बन गए हुए हैं, मर्डर बन गए हुए हैं सिर्फ मजहब के नाम पे। तो भत्ता वसूल करते हैं कि गाय का गोश्त बेच रहे हो तो उसके ऊपर। ये वो लोग थे जो उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे। इन्होंने एज अ टोकन रिप्रेजेंटेशन उसको पेश किया हुआ था कि जी हमारे पास, हम देखें, मुसलमान भी हम आगे भेजते हैं। जैसे इन्होंने अपने डेलीगेशंस में हर डेलीगेशन के अंदर 1 या 2 मुसलमान भी जो है वो ऐड किया हुआ है। हालांकि बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट में बीजेपी ने किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया हुआ, तो वो तो एक डिफरेंट बात है। लेकिन बात ये है कि इंसल्ट कितनी है कि आप एक ऑफिसर या शहीद होने वाले, आपका फर्ज बनता है मोदी का कि तुम उनके घर जाओ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि आप शोहदा के, आप डेकोरेटेड ऑफिसर्स के, आप उनको अवार्ड्स देते हैं, आप उनको एनकरेजमेंट देते हैं, आप उनको एक्नॉलेजमेंट देते हैं, आप उनके घर जाते हैं। आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि धूप में उनकी फैमिलियों को सड़क पे खड़ा कर देते हैं कि मोदी पे फूल बरसाओ। और मोदी जो है वो एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, जैसे मैंने परसों आपको बताया था कि वो बोले चले जा रहे हैं अपने पूरे रोड उसके अंदर, ट्रिप के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर इनकी कोई बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, आपने और बड़े आम नुकात पर उन्होंने बात की है कि इस वक्त जिसे पंजाबी में उन्होंने भी पंजाबी में कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मोदी जो है अपने मुल्क में खजल खराब हो रहे हैं और रोड्स पे वो रैलियां कर रहे हैं, बल्कि और बाकी अपने मुल्क में नहीं इमरान, अब हम देख रहे हैं सिफारती सतह पर भी बहुत खजल ख्वार हो रहे हैं। हाँ जी, बाकियों को दूसरे मुल्कों में भेजा हुआ है खजल खराब होने के लिए। तो इतने वक्त उन्होंने बना दिए, इतने ममालिक के वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ दाल उनकी नहीं गल रही है। और दूसरी तरफ हम देखें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने 4 मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया है, तुर्की गए हैं, ईरान गए हैं, आज़रबाईजान गए हैं और आज ताजिकिस्तान भी वो पहुंच चुके हैं। कितना मुस्बत किरदार है जो उभर कर सामने आ रहा है पाकिस्तान का, और इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर हो रहा है। और हम ये वाज़ेह सबूत भी हमारे अब तो सामने आ गए कि वाकई पुरअमन मुल्क है और बातचीत से मसाइल का हल करना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। IMF ने पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफे के लिए आइंदा माली साल के बजट में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का मुतालबा और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सख्त इकदाम की तजवीज़ दी है। IMF ने पाकिस्तान के टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाने का मुतालबा भी किया है और टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत ने IMF की तजवीज़ पर कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए इन टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला भी कर लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR ने ब्रीफिंग दी है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का फैसला किया है और टैक्स चोरी पकड़ने के लिए जाली रसीदों की निशानदही करने वालों के लिए इनामी स्कीम लाने की भी तजवीज़ सामने आई है। FBR हुकाम के मुताबिक नए बजट में टैक्स चोरी में मुलव्वस रिटेलर्स पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा और आइंदा माली साल बजट में ज़रूरी आमदनी पर टैक्स नाफिज होने जा रहा है। अगर IMF की ख्वाहिश पूरी हुई तो खाद पर भी वफाकी टैक्स 5 से 10% और ज़रूरी चीज़ों पर 5% नया टैक्स आयद होगा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जो अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब है, इसके सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि बजट जब भी आता है तो अवाम जो है वो परेशान हो जाती है। अवाम इसी इंतज़ार में होती है महम कि जैसे बजट आएगा तो उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा। पिछले बजट में खास तौर पर हमने देख लिया जो सैलरीड पर्सन है वो काफ़ी मुश्किल में है, उनको टैक्स नेट में लाया गया और उन पर काफ़ी भारी भरकम टैक्सेस भी आयद कर दिए गए। इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट ये चाह रही है और कह भी रही है
कि शायद इस दफ़ा सैलरीड पर्सन्स के लिए कुछ रिलीफ उस सूरत में होगा कि जब हुकूमती नुमाइंदगान अपने अखराजात को कम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि रिलीफ दिया जा सकता है। आप अपनी होप्स इतनी हाई मत करें कि तनख्वाहदार तबके के लिए कोई रिलीफ आ सकता है। वो इसी सूरत में है कि कंडीशन ये लगाई गई है कि अगर हुकूमत अपने अखराजात को कंट्रोल करती है तो हम तनख्वाहदार तबके को जो है रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो टैक्स चोर हैं उनके गिर्द जो है घेरा तंग होने जा रहा है और IMF की कड़ी शराइत सामने आ रही है। और अब देखना ये कि इसके नतीजे में ओवरऑल मईशत पे क्या असर पड़ता है और अवाम इस पर क्या राय देते हैं और अवाम पर क्या दबाव आता है। लेकिन जो खाद के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है और मज़ीद टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी हम देख रहे थे, सुनने में आ रहा था कि वहाँ भी टैक्स में इजाफा किया जाए। तो अब कितना टैक्स बढ़ता है, क्या होता है, ये तो 10 जून को जी ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा और उसके लिए हम देख रहे हैं कि IMF का वफ्द भी यहाँ पर आया है और उनके साथ भी कुछ मामला तय हुए हैं। बात कर लेते हैं, माहिर मईशत मंजूर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक बताइएगा, जो 10 जून को बजट पेश होने जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम क्या एक्सपेक्ट करें? कोई रिलीफ आपको नजर आ रहा है मुल्क की अवाम के लिए? सर देखें, दुनिया भर में ये होता है कि जो टैक्स है वो उसको हमेशा देखा जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी और फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी। अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी अच्छी होगी तो फिर उसके नतीजे में टैक्स होगा। ये जो हमारे यहाँ अभी खबरें मुसलसल चल रही हैं, जो आप भी अभी चला रहे थे कि जी जो जुर्माना है उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया जाएगा। मुझे बताएं, 50 लाख की उसकी दुकान नहीं है तो आप उसको जुर्माना करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों को कारोबार से बाहर निकालना चाहते हैं। साइज ऑफ दुकान देख के, उसकी ट्रांजैक्शन देख के फिर ही आप उसको पेनल्टी कर सकते हैं ना। असल में मसला ये है कि हमने पाकिस्तान में लोगों को इनवाइट करना है कि वो आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, उसकी कोई बात आपके चैनल से या गवर्नमेंट के चैनल से हमारे तक नहीं पहुंच रही। आप ये नहीं कह रहे कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये सिक्योरिटीज हैं, SCCP आपको ये कहता है, कंपनी एक्ट ये कहता है, और इसके नतीजे में अगर आपका कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो जुडिशियल सिस्टम आपके साथ ये खड़ा है। तो भाईजान, अगर ये चीजें हम नहीं मैनेज करेंगे तो मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? क्या हम हथकड़ियां लगवाने के लिए कारोबार करें? क्या हम जो है FBR के सामने घुटने टेकने के लिए और उनकी माल एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करने के लिए बिजनेस करें? लेकिन मलिक साहब, साल से जो हम चीजें देख रहे हैं और FBR वाले भी यही कहते हैं कि टैक्स नेट जो है वो उसमें लोगों को लेकर आना है, अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो फिर क्या ऐसा तरीका होगा कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और खास तौर पर जो टैक्स चोरी है उसको रोका जा सके? सर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट टैक्स ना ले, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना है और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप वो पोटेंशियल्स को एड्रेस करें जिसकी वजह से स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से अंडर इन्वाइसिंग होती है, जिसकी वजह से मालाफाइडीज होती है। आपने उस पोटेंशियल को तो कहीं एड्रेस नहीं कर रहे, ना कोई थिंक टैंक इसको पे काम कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान को टैक्स चाहिए तो टैक्स को ब्रॉडन करें ना। आपने मुझे लायबल कर दिया कि मैं अगर एक कंपनी चलाता हूं तो मुझे अपने टैक्स से ज्यादा लोगों के टैक्स काट के गवर्नमेंट को देने हैं, और अगर कल को वो साबित हो जाए किसी वजह से या नोटिस में आ जाए, चाहे वो ना हुआ हो, आगे जाकर कोर्ट में उसको रिलीफ मिल जाए कि उसने वो गलत किए, तो उसकी भी पेनल्टी आप मुझ पर इम्पोज कर देंगे। ये तो ऐसी है जैसे एक बंदा जुर्म करे या ना करे और पुलिस उसको पकड़ ले, उसका खानदान ही पकड़ ले। अब मसला ये है कि हमने सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाना हमारा काम था कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल ये है, आप आए इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और जो लोग मंजूर साहब, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, हुकूमत की जानिब से तो दावे किए जाते हैं कि मईशत जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी है और हम तरक्की की जानिब गामजन है, सरमायाकारी के मौके भी बढ़ेंगे और जो भी हुकूमत आती हुई ये कहती है IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आपको लगता है कि ये IMF से हमारी जान छूट सकती है? मुझे तो नहीं लगता। सच्ची बात यह है कि जिस तरह की हम दावे करते हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान को पेनल्टी भी हुई थी कि पाकिस्तान ने गलत फिगर दी। आप मुझे बताएं कि मैं कर्ज लेता जा रहा हूँ, बैंकों से भी मैं कर्ज लेता जा रहा हूँ, टैक्स पेयर से भी एडवांस टैक्स लेके, फिर मैं साल भर उसको कहता हूँ कि तुमने इसकी वैल्यूएशन ये करनी है, मुझे एट सोर्स से आप टैक्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं और आप कहते हैं महंगाई भी कम होगी। तो ये टेक्निकली वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू है जो FBR या कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से आता है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो भी बड़े जोर से आते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी की वॉइस को चोर चोर कह के आपने खत्म करवा दिया। बिजनेसमैन में हो सकता है ऐसी है जैसे एक सोसाइटी है, लेकिन क्या पाकिस्तान में क्रेडिबल बिजनेसमैन नहीं है? क्या पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज नहीं है?
पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, कारोबार भी करते हैं, मुल्क के साथ लॉयल भी हैं, जो हर हालात में पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। आपने उनको इस हद तक डराया पिछले दिनों में, इस हद तक खौफजदा किया कि उन्होंने अपनी कंपनियों में, आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त प्रोडक्शन 40% से ज्यादा नहीं है। कोई इंडस्ट्री दिखा दें जो ग्रोथ की तरफ जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहते, ये जा रहे। मसले दो तीन थे, एक तो जाहिर है हमारी इंपोर्ट के ऊपर इशू थे। अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो शिपिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट को और एजेंसीज को ये चाहिए कि वो उन पे फोकस करें कि मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कॉम्पिटिटिवनेस में जाए। फिर आप जिन लोग सेक्टर को समझते हैं उनको एसआरओ दे देते हैं। अब जब आप एसआरओ दे देंगे उसको, उसका माल फ्री ऑफ ड्यूटी आ रहा होगा, मुझे आप कहते हैं ड्यूटी दे के माल लाओ, मैं कैसे लेके आऊंगा? फिर आप मुझे जिन चीजों के लिए, जिस कानून के लिए बाउंड करते हैं कि इसको कंप्लाइंस करें, पहले वो टेबल पे रख के देख लें ना कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं टैक्सेशन में भी जो कंप्लाइंसेबल नहीं है। और आपने, क्योंकि जाहिर है कि आपने छूट दे रखी है किसी के साथ की कोई चलती है किसी से, तो हमें चाहिए कि हम आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी को एड्रेस करें। इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने बड़े अहम तवीज़ भी मलिक साहब ने दी हैं और यकीनन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं एक टेबल पर बैठे और इस बात को तय करें और उसका इवेंचुअली फ़ायदा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को ही होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है। और मलिक साहब से हम आने वाले प्रोग्राम से भी ऐसी तजावीज़ जो है वो लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब एक बड़ा कदम। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को अब तक कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो काउंसिल के क़याम और पाकिस्तान के पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व के ऐलान से इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि अब हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाने के हवाले से काफ़ी दिलचस्पी। जी बिल्कुल, और ज़राए के मुताबिक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन लॉस वेगस 2025 के दौरान किया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का हालिया पाक भारत कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए अमरीकी सदर की खिदमात को सराहा। तकरीब के दौरान अमरीका के नायब सदर एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शरीक थे। तो इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर क्रिप्टो करेंसी असबर अली साहब ने। असबर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बता दें ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व है क्या, और ख़ास तौर पर बिटकॉइन और ख़ास तौर पर अगर देखें क्रिप्टो करेंसी के लिए पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो है, जैसे कि ऑलरेडी आप जो है वो उसको कवर कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस बात को समझने की है कि बेसिकली ये ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो करेंसी और ये रिजर्व जो है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि एआई का जो है वो बूम आया हुआ है। सेम इस तरह कई सालों पहले, उससे भी पहले जो है वो ऑलरेडी ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये अपना बूम मचाए हुई है। अच्छा, हम बेसिकली इसको प्रमोट कर क्यों रहे हैं, समझने की ये ज़रूरत है। देखिए, हम बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग सिस्टम हम देख रहे थे आए रोज़ जो है वो साइबर अटैक्स हो रहे हैं। इधर का पैसा, कोई किसी मुल्क का पैसा चोरी कर रहा है, किसी मुल्क का पैसा चोरी कर रहा है। तो बेसिकली ये जो क्रिप्टो करेंसी जो नेटवर्क इस्तेमाल करता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है और मेनली ये पॉपुलर अपनी 2 चीज़ों की वजह से है। नंबर 1 कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और नंबर 2 कि ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है, जो कि इसको यूनिक बनाता है किसी भी और सिस्टम से। और ये चीज़ दुनिया के साथ चलने के लिए हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब इन्होंने इसके ऊपर खुल के बात की और कहा कि हम इसके रिज़र्व बढ़ाएँगे, तो फिर पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। पिछले दिनों मैं थाईलैंड में था और मैं वहाँ भी यही यही चीज़ प्रमोट कर रहा था कि मुझे चाहे बैंक से पैसे निकालने हो, चाहे मुझे खाना खाना हो, चाहे मुझे किसी भी मीडियम की कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी हो, तो वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो रही है। और ये बहुत मेजर वजह है जिसकी वजह से हमें, जब दुनिया जा रही है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम बनता है कि हमें इसके अंदर जो है वो जाना चाहिए और बिल्कुल ये हम आने वाले वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी कहिएगा, जैसे कि बात की जा रही है बिटकॉइन वॉलेट की, ये कैसे प्रोसेस करता है और इसमें कितना पोटेंशियल होता है और डिजिटली लिहाज से कितना फ़ायदा हो सकता है इससे? देखिए, हम एक चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है, आम बंदा ये समझता है कि इसके अंदर पैसे डाले जाते हैं जी। और उसके बाद जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल वो एक वॉलेट की तरह काम करता है। हाँ, फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि बिटकॉइन वॉलेट हो या कोई भी डिजिटल करेंसी का वॉलेट हो, आप डॉलर है या पाक रुपीज़ है, उसके नोट को आप फ़ील कर सकते हैं, उसको हाथ में महसूस कर सकते हैं। ओके। पर ये क्योंकि डिजिटली है, हम डिजिटल दौर में रहते हैं, हम देखते हैं कि मोबाइल बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हुई है, तो हमें फील करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी ट्रांजेक्शंस हो जाती है डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए। सेम इसी तरह चाहे बिटकॉइन वॉलेट हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट हो, इस वॉलेट को यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ज़बरदस्त बात यह है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के साथ है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ है, हमें क्योंकि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि सपोज़ मेरे सुनने वाले इस बात को बड़ा बखूबी समझ सकेंगे कि जब हमने किसी को पैसे भेजने हैं, जो कि हमें पता है कि पाकिस्तान में हर दूसरा चौथा बंदे का कोई ना कोई रिलेटिव बाहर बैठा हुआ है, उसको वहां से पाकिस्तान पैसे भेजने हैं। सेम इस तरह हमें यहाँ से अक्सर औकात पैसे वहां भेजने पड़ते हैं। तो ये जो वॉलेट है, ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि जरूरी नहीं कि आप किसी बैंक की तरफ के पास जाएं। अगर आपको रेगुलेटरी इस चीज की इजाजत देते हैं, हम किसी भी अमाउंट को बाहर किसी भी मिनटों में भेज सकते हैं और बाहर की अमाउंट को पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। तो पहले पिछले दिनों में जब क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा फेवर में नहीं लिया जाता था, तो मसला यही होता था कि लोग डर डर के जो है वो इस चीज को यूज कर रहे होते थे कि कोई हमें पकड़ ना ले। अब जब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको फुली अलाउ कर रही है, तो इससे हमें हमारे रिमिटेंसेस को भी जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। और ये बिल्कुल वैसा ही वॉलेट की तरह काम करता है जिस तरह आपका नॉर्मल बैंकिंग वॉलेट इस्तेमाल आप करते हैं। तो असबर साहब, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेगा अगर ये क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जो एफर्ट्स हो रही हैं? और अभी हमने गुफ्तगू भी सुनी जिसमें बताया गया कि 4 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो किसी न किसी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम जब बात कर रहे हैं ना 4 करोड़ पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, ये वो लोग हैं जो किसी भी मीडियम जो है वो ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं या तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं जो कि उसको अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अच्छी एग्जांपल मैं दूं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट हो रही होती हैं कि आपको जो है वो जापान से या किसी और कंट्री से जो है पाकिस्तान में पैसे लाए जा रहे होते हैं, या कोई चीज़ जो है वो यहाँ लेके आनी होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस चीज़ में बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि आपकी कोई भी अमाउंट, किसी भी मीडियम की अमाउंट किसी को भी आपने पे करनी है, वो बजाय आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, कोई एलसी खोलते थे, उसमें बड़ा हेल्प आउट करेगा कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, यहाँ तक कि मैं अगर ये बात कहूँ कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल मीडिया या फ्रीलांसर जो है वो पाकिस्तान में चौथे से 5वें नंबर पे जो आते हैं। और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं और हमारा मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा ब्लॉकचेन और को, अगर क्विकली तो वो आपसे जो बच्चे पूछता आने हूं वाली तो नस्ल, बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, फिर उसका फिर क्या काम रह जाएगा? देखिए बिल्कुल वो अपनी जगह जो है वो कायम रहेगा। वो उस तरह से बेसिकली थ्रेट सबसे बड़ा दुनिया को यही था जो आपने सवाल उठाया है कि जब हम इसको अलाउ कर देंगे तो बैंकिंग सिस्टम है तो वो किस खाते में जाएगा और किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए, और अगर हम उससे बचाने के लिए इस तरफ नहीं जाते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक। और अगर हम इस तरह से इस तरफ जाकर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो उसका फायदा होगा कि बेसिकली ठीक गवर्नमेंट हो या बैंक हो या कोई भी इदारा हो, उस टैक्सेस अगर हम इसे ठीक है सर, रेगुलेट कर बहुत देते बहुत हैं और शुक्रिया किसी असफर भी अली साहब। आने वाले प्रोग्राम से भी इंशाल्लाह ताला हम बात करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, इंकरेज भी करते रहेंगे। डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान की वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बहरहाल इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।